हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज वंस अगेन। आज बात होगी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 10th। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका, आप एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस निकाल लीजिए। हम उसी ऑर्डर में इसको पूरी एक्सरसाइज को आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कैसे आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिए, यदि आप प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के, तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर हमने लाइट रेज को बहुत दूर से, इन्फिनिट से लेकर आ रहे हैं यदि, तो ये लाइट रेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं एक पॉइंट पर, है ना। एक पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती हैं, और इस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। So the point on the principal axis, if light rays incident parallel to principal axis, then after reflection light rays they pass through a single point on the principal axis, and this is called principal focus. इसे क्या कहा जाता है, principal focus कहा जाता है। सेकेंड हम देखते हैं, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? अब देखिए, एक स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दी है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालना है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर है, मिरर है कि लेंस है, मिरर दिया है, सॉरी। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि पॉजिटिव है तो जो मिरर है वह कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, मिरर वुड बी कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आप देखिए, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 20/2, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक मिस्टेक स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखें। ओके, ये जो यूनिट्स हैं ये अक्सर लिखना भूल जाते हैं। आप याद रखिए कि मार्किंग स्कीम में इसका अलॉटेड मार्क्स होता है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो ये बहुत ध्यान से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा मिरर आपको बताना है जो कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देगा। तो ये तो बहुत ही आसान था, आपको पता है। केवल और केवल कॉनकेव मिरर के भी एक ही केस में ऐसा होता है कि आपको इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, और वह केस होता है कौन सा, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो केस भी हमने डिस्कस कर लिया, और हमने डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर क्या है, कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न, वाई डू यू प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर कर रहे हैं भाई, क्यों ना हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर लें या प्लेन मिरर यूज़ कर लें। तो याद रखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होने का मतलब है कि एक लार्ज एरिया से ये क्या करता है, लाइट रेज को गैदर करता है। अगर ये एक लार्ज एरिया से लाइट रेज को गैदर कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली आपको एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू भी देगा। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा ये कि ये हमेशा जो है एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो ट्रक की इमेज, पूरे ट्रक इतनी नहीं बनेगी, एक छोटी इमेज बनेगी, जिससे कि हमें पूरी ट्रक की इमेज मिल जाएगी लेकिन छोटी इमेज मिलेगी। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि साइज़ इतनी है ट्रक की, हमें बेसिकली ये आइडिया चाहिए कि वहाँ से व्हीकल कौन सा आ रहा है। तो वो आइडिया हमें कॉन्वेक्स मिरर से लग सकती है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम इसके आगे। अगला प्रश्न जो है वह कहता है कि
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यह प्रश्न भी बिल्कुल इसके जैसा ही हो गया। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है तो आपको पता है इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फोकल लेंथ जो होती है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। देखिए प्रश्न क्या है, ज़रा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। एक कॉन्केव मिरर है, देखिएगा ध्यान से, एक कॉन्केव मिरर है और वह 3 times एनलार्ज्ड, 3 times 3 गुना, है ना, 3 times एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है। इट इज़ फॉर्मिंग अ 3 times एनलार्ज्ड इमेज, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये जो मिरर है यह 3 times रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज मतलब -3 है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वह क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 सेंटीमीटर यू हो गया, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनी है ये निकालना है आपको। और क्वेश्चन में गिवन है एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में गिवन है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ये पूछा है और क्वेश्चन में गिवन है कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो आपको पता है मिरर जो है उसका मैग्निफिकेशन होता है -v/u होता है, एंड दैट इज इक्वल टू -3, क्लियर। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -v, ये तो निकालना है हमें, u हो जाएगा -10, ये कैंसिल हो गया तो v कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, v इज़ -30 सेंटीमीटर। सो जो इमेज है वह कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इमेज इज़ -30 सेंटीमीटर। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो -30 सेंटीमीटर इमेज होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई। अच्छा, ये एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। रे ऑफ लाइट जो है वह क्या करती है, रे ऑफ लाइट वह एयर से वाटर में आती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। और मुझे याद आ रहा है कि एक टॉपिक है जो रह गया है, जो हमें डिस्कस भी करना है, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे यहाँ पर। एयर से वाटर में आती है, इस तरह से ये एयर से वाटर में एंटर करती है। इन्होंने पूछा है कि ये इसकी तरफ झुक जाएगी या इससे दूर चली जाएगी, है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रूल है कि कहाँ होगा ये टूवर्ड्स जाएगा या अवे। तो ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर यह डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ये एक पैटर्न जो है वह फॉलो होता है। अब बात आती है कि एयर जो है वह रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर है, इसलिए ये बेंड्स टूवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, वैसे तो मैंने ये आंसर दे दिया, आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर हम जो है इसको प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव that when light passes from rarer to denser medium then it bends towards the normal, and we will also try to prove that when light passes from denser to rarer medium it bends away from the normal, ठीक है। कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। अच्छा, ये जो है आपके NCERT में नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट इन NCERT बट वी आर डूइंग इट, ओके। ये NCERT में नहीं है पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉलेज के बेस पर भी आपको आ जाएगा समझ में। आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ 2 मीडियम्स हैं, ये देखिए, पहला मीडियम, दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 1, ठीक है, और ये है मीडियम 2। ये 2 मीडियम्स आपके पास में हैं, ठीक है। और इसको हम ले रहे हैं कि ये रेयरर है और इसको हमने ले लिया है कि डेंसर है। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इसमें v1 है और स्पीड ऑफ लाइट इसमें जो है वह v2 है। ये सारी चीज़ें हमने अज्यूम कर ली हैं, ठीक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि लाइट जो है,
मान लीजिए कि जो लाइट है वह क्या कर रही है, वह इंसिडेंट होती है। देखिएगा ध्यान से, लाइट अगर इंसिडेंट होती इस तरह से इंसिडेंट होती है, इफ़ लाइट इंसिडेंट लाइक दिस, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। और अब ये रेयर मीडियम है, और अब हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि लाइट कैसे जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम अभी चलो मान लेते हैं कि ये इस तरह गई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेंड हो गई, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेंड हो गई, हम बोल रहे हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अब बात करना है हमें प्रूव करना है कि ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वह लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यह हम प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, जब हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो लाइट जब इस फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो हम लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या होगी वो, आपको पता है, वो होता है v1/v2, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये होता है v1/v2। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि ये जो होता है यह इक्वल टू होता है साइन i अपॉन साइन r, ठीक है कि नहीं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ये साइन i अपॉन साइन r के इक्वल होता है, ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ। अब ध्यान से समझिए, अगर ये रेयरर मीडियम है, इफ़ इट इज़ अ रेयरर मीडियम, इफ़ इट इज़ अ रेयरर मीडियम, ओके, तो रेयरर मीडियम में आप ध्यान से समझ लीजिए, रेयरर मीडियम में आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो स्पीड होगी यह कम होगी, और सॉरी ज़्यादा होगी, और इसमें कम होती है। और अच्छा, ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो क्या होगा, ये जो V1 है, ये जो V1 है, यह क्या होगा, ग्रेटर देन V2 होगा। V1 इज़ ग्रेटर देन V2, V1 जो है वह ग्रेटर देन V2 होगा। आई बात समझ में। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, अगर मैं दोनों तरफ, दोनों साइड V1 इज़ ग्रेटर देन V2 क्यों है, क्योंकि रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ V1/V2 अपॉन V2, ये क्या हो जाएगा, V1/V2 इज़ ग्रेटर देन 1, V1/V2 इज़ ग्रेटर देन 1। क्या समझ में आया आपको, V1/V2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। साइन, इससे क्या पता चलेगा इस इक्वेशन से, अगर V1/V2 इज़ ग्रेटर देन 1 है तो आप लिख सकते हैं साइन i अपॉन साइन r जो है वह भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इससे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन i इज़ ग्रेटर देन साइन r, और इससे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, आप साइन हटा दें आप दोनों तरफ, यह आ जाएगा i इज़ ग्रेटर देन r, यानी कि यही तो प्रूव करना था भाई कि r जो है वह लेस देन i होगा। i इज़ ग्रेटर देन r का मतलब है r इज़ लेस देन i, यह हमने प्रूव कर दिया। फिर बता दूं, यह पूछा नहीं था, हमने प्रूव किया है, वी हैव प्रूव्ड इट। इसी तरह आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तब क्या होता है, वह बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, r इज़ ग्रेटर देन i हो जाता है, उस केस में यह भी प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एयर से ग्लास में लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वह कितना है, ये गिवन है 3/2 या 1.5, एक ही बात। आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए, एक बात तो ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना।
अब आप देखिए यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C/Vg, ठीक है। C क्या है बच्चों, ये है 3 × 10⁸ और Vg आपको फाइंड करना है, ठीक है। Ng की वैल्यू है 3/2, यहाँ रख दीजिए 3/2 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय है Vg। तो Vg निकाल लेंगे 3 से 3, ये हो गया Vg इज़ इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है यह क्या आ गया, यह स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैड टू फाइंड। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 1.3। अब ये जो है यह बात कर रहे हैं उस टेबल की जो कि आपकी बुक में दी हुई है। आपकी बुक में यह टेबल दी हुई है, यह टेबल दी हुई है जिसमें आपसे कहा है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की टेबल जो है उसका रेफरेंस दे रहे हैं। मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वह होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करता है, ये याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका ज़्यादा है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डायमंड का, ये मैक्सिमम है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी। दूसरा जो है सबसे कम है एयर की और वह कितनी दी है, लोएस्ट है एयर की और वह है 1.00 आई थिंक 0003, यह एयर की है ना। तो ये 2.42 ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम है किसकी, डायमंड की, और मिनिमम किसकी है, एयर की, ठीक है। तो यह है आपका इस प्रश्न का आंसर। हमें गिवन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। लाइट जो है फास्टेस्ट किससे जाएगी ये पूछा है प्रश्न में, ओके। सो लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट कैसे पता चलेगा, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह फॉर्मूला देता है C/V। तो इससे पता चलता है कि V जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहने का मतलब है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो V कम होगा और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो V ज़्यादा होगा, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब देखिए 3 जो दिए हैं उसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है उसमें लाइट सबसे स्लो जाएगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें लाइट सबसे तेज़ जाएगी। तो जो 3 दिए हैं उसमें सबसे कम किसका है, वाटर का है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम है उन तीनों में, और अगर कम है तो उसमें लाइट फास्टेस्ट जाएगी, तो आंसर है इसका वाटर, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू वाटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब देखिएगा ध्यान से, इसको बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 2.42 है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 2.42, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। अब समझिए ध्यान से, देखिए सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है C/VW। क्या कहती है, C/VW। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो स्पीड है वह C जो है वह 2.42 टाइम्स, क्योंकि NW 2.42 है, VW होगी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वह एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट वह वाटर में स्पीड ऑफ लाइट का 2.42 टाइम्स होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू एयर इज़ 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू एयर is 2.42 times the speed of light through water, and this is what
इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह कहता है कि डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। तो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। पावर जो होती है वह 1/4 फोकल लेंथ होती है। पावर का यूनिट है डायोप्टर और ये है 1/1 मीटर। तो यदि फोकल लेंथ जो है वह 1 मीटर है, यदि फोकल लेंथ 1 मीटर है लेंस की, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न भी, है ना। अब अगला देखिए, इसके अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। मैंने पेज नंबर्स नहीं बताए, ये इंटेक्स्ट के सारे एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अच्छा, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to size of the object? Okay, तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है पहले तो हम उसको समझ लें, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है पहला जो है वो कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है नीडल की, जबकि उसको 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है। अच्छी बात है। वेयर इज़ द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो कहाँ रखा गया है उसे, ये पूछा है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का आपको एक तरीका पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस जो हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा है हमने कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें और यदि इमेज जो है वह भी कहाँ बन जाए, इधर 2f पर ही बन जाए, ओके, यदि वह भी 2f पर ही बन जाए, तो आपको पता है कि क्या होता है, इमेज जो होती है वह रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ होती है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ होती है। तो यहाँ अगर ये 2f है, 2f का मतलब ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है और इधर भी 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। तो सीधी सी बात है भाई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी -50 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, वह होगी +50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को आपने 2f पर रखा है। अच्छा, इसके आगे एक और बात कहते हैं कि ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस भी निकालिए। हाँ जी, निकाल देंगे पावर ऑफ द लेंस भी, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, 2f ये दिया हुआ है 50 है, ये u लिखा है भले ही हमने, ये 2f के ही तो इक्वल है भैया। तो 2f अगर 50 है तो f कितना हो जाएगा बच्चों, f हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, माइनस मत लेना, प्लस लेना, क्योंकि ये तो अभी हमने ये u का साइन लगाया हुआ था ना, इसलिए ऐसा था। एक्चुअली ऐसा लिखेंगे अपन इसको, 2f जो है वह 50 सेंटीमीटर है तो f जो है वो 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। फर्स्ट कर्वेचर देखिए, फर्स्ट कर्वेचर का सेंटर किस तरफ आएगा, इस तरफ। अगर इस तरफ आएगा तो यह पॉजिटिव बता रहा है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ऑप्टिकल सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो f जो है वह 25 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। f यदि 25 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है, और आपसे बोला है कि पावर निकालिए, तो ध्यान रखिए पावर जो है वह होती है 1/4 फोकल लेंथ, फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सदैव जो है क्या करें, फोकल लेंथ को आप हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो पावर जो है वह आपको हमेशा डायोप्टर में मिलेगी, कोई कन्फ्यूजन ही मत रखना, है ना। 1000 फॉर्मूले, कोई समस्या की बात नहीं। आपको केवल ये याद रखना है कि P = 1/f वेयर फोकल लेंथ इज डिफाइंड इन मीटर, ठीक है। तो आप देखिए ये हो जाएगा कितना, 1/4 मीटर, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पावर हो जाएगी 1/1/4। तो पावर आ जाएगी 4, और 4 क्या, 4 डायोप्टर, ठीक है।
याद रखिए यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर जो है वह डायोप्टर में होगी। क्लियर है इतना आपको सभी को? पावर जो है वह डायोप्टर में होगी। आई होप कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। लाइए इसको भी कर ही देते हैं। अंतिम प्रश्न है ये। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हम करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो लास्ट है कॉन्केव लेंस। चलिए कॉन्केव लेंस एक छोटा सा बना देते हैं। कॉन्केव लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ गिवन है, कितनी दी है बेटा? 2 मीटर गिवन है। फोकल लेंथ इज 2 मीटर। ओके, अब बात आती है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई याद रखिए कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये देखिए फर्स्ट सरफेस को देखा करिए, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, फर्स्ट सरफेस ये कर्वेचर देखिए, इसका कर्वेचर ऐसा कंप्लीट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा और फोकस यहाँ आ जाएगा। समझ गए? तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको इस तरफ आना होगा और ये तरफ जो है इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट है, ठीक है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करते आना चाहिए आपको। इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट है और यदि यह अपोजिट है तो याद रखिए कि इस पर्टिकुलर केस में आपको जो है यदि फोकल लेंथ 2 मीटर है तो यह एक्चुअली -2 मीटर है। कॉन्केव लेंस के केस में यह -2 मीटर है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इतना अगर आप समझ गए, अब पावर तो बाकी कुछ भी नहीं है, 1/f करना है बच्चों। ये हो जाएगा 1/-2, ये हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। दिस इज द पावर ऑफ दिस लेंस। सो these were all NCERT in-text problems. I hope that you understood all these problems. Thank you very much. Happy learning. All the best.